हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुड़ोदल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली अपने आप में एक सेपरेट पार्ट है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी वाले पार्ट को जोड़ दिया गया है, इसलिए इसे भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक, कोई बच्चा अगर मुझसे कहे कि सर IIT में जाना है और उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, क्या तरीका हो, तो मैं उससे बहुत आसानी से ये कह सकता हूँ कि आप सबसे पहले NCERT जो आपकी बुक है उसको एटलीस्ट 2 बार या 3 बार या 4 बार, जो भी संभव कम समय में हो पाए उतने कम समय में आप NCERT को कवर करिए। आफ्टर दैट उस NCERT के लगभग सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूलेज आपके दिमाग में एक्चुअली याद नहीं होने चाहिए, उनको ड्राइव करना आना चाहिए कि वो आया कैसे है, वो चीज किस प्रकार से जनरेट हो पा रही है। ठीक, दूसरा तरीका ये हुआ, कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आफ्टर दैट लगभग, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्सेप्ट तो सबको पता होता है, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab, लेकिन वो अप्लाई कहां किया जाए, इस चीज को अप्लाई करने वाली पोजीशन जब जे के केस में आती है तो वो एक अलग ही सिनेरियो बनता है। वो बहुत सारी इक्वेशंस के बीच में कहीं छोटा मोटी जगह पर लग रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लग रहा था और हम सोल्व करके आ जाते। तो उस सिनेरियो को देखने के लिए भी हमें एक बड़ी संख्या में सवालों की जरूरत पड़ती है। 100, 200, 300, 400 सवाल सोल्व करे जाते हैं और उसके बाद वो बच्चा जब कंफर्म हो जाता है कि उसने कम से कम 300 सवालों को 2 या 3 बार लगाया होगा, तो उसकी लगभग 100% गारंटी है कि वो चला जाएगा। ठीक, जेई में या किसी और अच्छे से एग्जाम में या किसी और जगह पर सिलेक्ट हो जाएगा, इस बात के लगभग 100% चांस है। अगर बाय मिस्टेक किसी वजह से उसमें कमी रह जाती है तो ऐसा नहीं कि उसकी जो वो नॉलेज है वो बेकार हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज जरूर रहने वाली है, आने वाले भविष्य में उसके काम जरूर आएगी। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने तरीका बताया उसकी शुरुआत वही है। हम सबसे पहले NCERT का चैप्टर कवर करेंगे। NCERT कवर होने के बाद फिर IIT JEE के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आधारित वीडियो बनेगी। उसके बाद IIT JEE मेंस के लगभग 100 से 125 सवाल कराएंगे और आफ्टर दैट हम IIT JEE एडवांस के लगभग 70-80 सवाल या 50-60 सवाल जितने भी संभवतः हो पाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कराएंगे। तो लगभग 200 और 250 के आसपास सवाल हम करा पाएंगे इस चैप्टर में। ठीक, तो किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके केवल एक्सरसाइज पे मत जाओ। जो केवल एक्सरसाइज पे जा रहा है वो ये मान के चले कि उसे कंफर्म है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज ही करेगा, उसके अलावा उसे कुछ आएगा नहीं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरेशन कहां से हुई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। अब मान लो कि एक इक्वेशन मैं लिख देता हूं 3x² + 5x या x² + 5x + 1 = 0। अगर मैं इसको सोल्व करने के लिए आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे सर ऐसा कर लेते हैं, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, पहले आपने धराचार्य विधि पढ़ी होगी लास्ट ईयर क्लास 10th में, वो क्या थी? -b + -√b² - 4ac/2। ये धराचार्य फॉर्मूला, इसे NCERT में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहकर लिखा जाता है। इसमें एक स्क्वायर रूट वाली टर्म है और स्क्वायर रूट नेगेटिव को टर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर ये नेगेटिव है इट मेक्स सेंस, ये इमेजिनरी रूट्स को दिखा रहा है, एक इमेज या इमेजिनरी पार्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका b² - 4ac। तो b² - 4ac आप चेक करेंगे तो a की वैल्यू यहां पर 1 है, x² के साथ में जो है, x के साथ में जो है वो 1 है, जो अकेला बैठा है वो c है। x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b और जो अकेला बैठा है वो c। तो 5² - 4ac। तो यहां से पता चला कि 5² 25 - 4 कैसा आ रहा है? ये वाली टर्म >0। अगर इसी टर्म को मैं कुछ इस प्रकार से लिख लूं तो ये कैसे रूट्स दिखाएगा आपका? ये आपका एकदम रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दिखाएगा।
इस टर्म को मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं, एक और इक्वेशन लिखने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 5x² प्लस x प्लस 1 लिख दिया या 3 लिख दिया इक्वल्स टू 0। इस टर्म का आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। तो b का स्क्वायर माइनस 4ac। इस टर्म को देखो 1 माइनस 4 पंजे 20 दिया 60, माइनस का कितना आ रहा है 59, और नेगेटिव का 59 जो होता है वो आपका लेस देन 0 है। इट मेक्स सेंस कि ये जो इक्वेशन है इसके इमेजिनरी रूट हैं, और इमेजिनरी रूट को कैसे डिफाइन किया जाए ये डेफिनेशन करना जरूरी है। ठीक, इस टर्म को हम एक ढंग से और भी समझेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेशन के आधार पर देखा। किस प्रकार से? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z कह के लिखते हैं, और z में एक आयोटा वाली टर्म आती है i, जिसे हम आयोटा पढ़ते हैं। a जो है यहां पर रियल पार्ट ऑफ z है, जिसे हम REZ करके लिख देते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को IMZ करके लिख देते हैं b। इसके दो पार्ट a और b। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसे अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि x एक्सिस आपकी रियल वर्ल्ड को दिखा रही होगी, और y एक्सिस आपकी इमेजिनरी एक्सिस वो है, क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। तो इसमें a और b की वैल्यू कैसे दिखाई जा रही होगी? मान लीजिए कि ये पॉइंट 0,0 है, और यहां से इमेजिनरी पॉइंट यहां कहीं बन रहा होगा a, b। ठीक, अगर a, b वहां कैसे पहुंचा? a है आपका x एक्सिस पर और b है आपका y एक्सिस पर, तो उस प्रकार से आपका a और b इस जगह पर पहुंच रहा होगा। क्लियर है? इस चीज को आप डायग्राम में भी, या कार्टेशियन प्लेन जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक अलग से प्लेन तैयार किया गया है। उस प्लेन में जहां ये रियल दुनिया को दिखाएगा या इमेजिनरी दुनिया को दिखाएगा, और ये ए और बी पॉइंट को चेक कर रहे होंगे। इस चीज को और ध्यान से देखते हैं अब जरा। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी। आसानी से समझाई जाने वाली बात यह है कि अगर जिस टर्म में आयोटा साथ में होगा वो टर्म इमेजिनरी होगी, जिस टर्म में आयोटा साथ में नहीं होगा, आई साथ में नहीं होगा, तो वो रियल पार्ट को दिखाएगा। क्लियर था? आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक या एक से ज्यादा वो आ जाए, क्या आ जाए? कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उनका एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा, इन सब पे हम चर्चा कर सकते हैं आसानी से। मान लीजिए कि अगर मैं इस एक z1 ले लेता हूं a1 प्लस b1, एक z2 भी ले लेते हैं, z2 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और z2 ले लेते हैं c प्लस आयोटा d ले लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए तो z1 प्लस z2 सम कितना हो जाएगा? a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। इसमें याद रखें जब आप जोड़ेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ही जोड़े और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही जोड़े, यानी कि a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी, ये इसके सम है। किसका? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है। अगर आप इसे घटाना चाहते हैं तो घटाने वाली इक्वेशन को भी आसानी से लिख सकते हैं, z1 माइनस z2, तो a प्लस आयोटा b माइनस c माइनस आयोटा d। तो a और c साथ में आएंगे, a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d। आप इसे आसानी से कह सकते हैं। अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को समझना बहुत आसान है कि ये वाला आपका रियल पार्ट को दिखाएगा, ये वाला आपका इमेजिनरी पार्ट को दिखाएगा। क्लियर था? अगर इसमें कोई नियम देखें, अगर बोला जाए कि z1 इक्वल्स टू z2 है, क्या ये कहा जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 इक्वल्स टू z2, इसका मतलब a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d इक्वल है, तो इसकी एक कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो रियल वाला पार्ट है वो रियल वाले के इक्वल हो,
और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल हो। ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा और जो बी वाला पार्ट होगा वो डी के इक्वल होगा। इसमें कोई आसानी से एक इक्वेशन लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि Z1 की वैल्यू मैं आपके सामने ले लेता हूं, Z1 इक्वल्स टू x प्लस आयोटा 3i, और Z2 भी लिख लेते हैं, Z2 इक्वल्स टू 5 प्लस 4y i। ये हमने Z1 और Z2 लिख दिया और बोला गया है कि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो x और y की वैल्यू बताइए। ये आपका कौन सी क्लास का सवाल है? 11th क्लास का एनसीईआरटी का केस हो सकता है ऐसा कोई। अगर मैं Z1 इक्वल्स टू Z2 करूं आपके सामने तो x प्लस 3i इक्वल होगा 5 प्लस 4yi। तो x किसके इक्वल है? 5 के, और 3 किसके इक्वल है? 4y के। तो यहां से i और x और y दोनों की वैल्यू आ जाती है 3/4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये एक आसान तरीका है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसके रियल पार्ट को आमने सामने रख दीजिए, और इनके इमेजिनरी पार्ट को भी आमने सामने रख दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर था? इस टर्म को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इन केसेस को। अगर मान लीजिए कि आपको निकालना हो इनका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपने क्लास 6-7 में सोल्व किया होगा। एडिटिव इनवर्स होता है, हिंदी में बोला जाए तो योगात्मक प्रतिलोम। उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि जीरो आ जाए। उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि जीरो आ जाए, उसे तो बोलते हैं। मान लीजिए कि 5 था, इसका एडिटिव इनवर्स आप लिखते थे -5। कैसे लिखते थे? आप बोला करते थे कि 5 में क्या जोड़े कि जीरो आ जाए। आप बोला करते थे x में 5 में -5 जोड़ दो, जीरो आ गया। तो ये क्या होता था? ये एडिटिव इनवर्स हुआ करता था, योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। ठीक, अब इसी टर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर देख लेते हैं। Z1 की वैल्यू मान लीजिए, Z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है, और आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा? -z हो जाएगा आसानी से। मतलब कि माइनस का a माइनस का आयोटा b। जब माइनस लगा रहे हो तो वहां पर, क्योंकि एक ही पार्ट था इसलिए उसके सामने माइनस लगाया, इसमें दो पार्ट है दोनों के आगे माइनस लगा दीजिए, तो वो आपका सिनेरियो जो बनेगा वो आपका एडिटिव इनवर्स वाला बन जाएगा। इस चीज की पहचान कैसे होगी? इन दोनों को जोड़ दीजिए, z प्लस माइनस z, z माइनस z कैसा आ रहा है? जीरो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो भी जीरो आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर किसी संख्या को में कुछ ऐसा नंबर जोड़ा जाए या कुछ ऐसी चीज जोड़ी जाए कि वो जीरो हो जाए, तो उसे आप एडिटिव इनवर्स के रूप में काउंट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियम भी देखते हैं। ये बेटे आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एक्सटेंडेड क्लास, क्योंकि हम लगभग कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं आज? 5.1 एक्सरसाइज करने वाले। तो उससे पहले 5.1 से पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसे थोड़ा ध्यान में लाते हैं। रीजन ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपके IIT JEE के क्वेश्चंस में भी आपके साथ देने वाले हैं और आगे भी साथ देने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को आपको प्रोडक्ट निकालना है, Z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और दिया है Z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों की आपको क्या करना है? प्रोडक्ट, Z1 इंटू Z2। तो a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। तो a की एक बार c में मल्टीप्लाई करिए, ac प्लस a की इसमें करिए ad आयोटा, प्लस b की इसमें करिए आयोटा bc आयोटा, प्लस ib id इंटू id। ठीक, ac id ibd, i स्क्वायर इंटू bd। i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 bd। तो यहां पर केस बना माइनस का bd प्लस आयोटा कॉमन bc प्लस ad। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस का 1 कहां से आ गया? उस चीज पर मैं 2 मिनट के अंदर ही चर्चा कर लेता हूं। ये आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आया, Z1 और Z2 का। चलिए देख लेते हैं।
आयोटा के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एक स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के चल सकता हूँ, 4 या 9। 4 का जब आप बाहर निकालते हैं तो आप बोलते हैं सर इसे ऐसा करते हैं 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और या तो इसकी वैल्यू +2 आ जाएगी या -2 आ जाएगी। दो वैल्यूज निकल करके आती हैं। कैसे? +2 और -2। उदाहरण के तौर पर अगर आप +2 का उदाहरण स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है। दोनों केसेस आपके सामने आसानी से दिखाई सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -4 होता, अब आप इसके अंदर स्क्वायर भी करते 2 का स्क्वायर, लेकिन जो -1 है वो तो वहीं रह जाता है, 2 और -1। अब -1 को कैसे सोचा जाए? -1 को सोच पाना इतना संभव है नहीं। तो उस केस में हमने क्या किया, -1 को i के स्क्वायर के बराबर मान लिया। क्या कर दिया? -1 को i के स्क्वायर के बराबर मान लिया। देखते हैं, ये वाला तो 2 का स्क्वायर, हमने -1 को i स्क्वायर के इक्वल मान लिया, तो क्या आ गया यहाँ पर? i स्क्वायर आ गया। तो ये इमेजिनरी टर्म जनरेट होकर के आई थी। i का स्क्वायर क्या है? इमेजिनरी टर्म, जिसे हम आयोटा कह करके बुलाते हैं। तो यहां से एक आपका 2 आयोटा प्लस या माइनस जैसी एक टर्म, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये निकल करके आपके सामने बाहर आया। क्लियर रहा? तो यहां पर i स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 इस प्रकार से रखी कि उसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक, क्लियर रहा? आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें और भी बहुत सारे केसेस जनरेट होकर के आ सकते हैं। अगर इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या था जरा मुझे याद दिलाओ। मान लीजिए कि 2 + √3 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता था? उस नंबर में किस नंबर की मल्टीप्लाई की जाए कि 1 आ जाए। उस नंबर में किस नंबर की मल्टीप्लाई की जाए कि क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो उस केस में आप क्या करते थे? इनटू x = 1, x = 1/2 + √3। ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था। यानी कि हर किसी नंबर को आप 1 के नीचे ले जाया करते थे। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 3 का 1/3। और जो रूट वाली टर्म हुआ करती थी वो कुछ इस प्रकार से आया करती थी। इन दैट केस यू हैव टू गो विद द रैशनलाइजेशन। तो आप यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया करते थे 2 - √3/2 माइनस का √3। ठीक, अब x की वैल्यू कैसे आएगी? 2 - √3 अपॉन a + b और a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस टर्म को और अच्छे से देखते हैं। 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आया? 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 2 - √3 अपॉन 4 - 3 1। स्क्वायर रूट वाली टर्म में कुछ आप इस प्रकार से ले लिया करते थे। ऐसा करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपने z = a + iota b और इसका आपने इनवर्स निकाला z की पावर -1 यानी कि 1/z यानी कि 1/a + iota b। ऊपर नीचे a - iota b और नीचे भी a - iota b की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, इस केस को और अच्छे से देखा जाए तो ऊपर लिखा हुआ है a - iota b अपॉन a + b a - b की फॉर्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर माइनस iota b का होल स्क्वायर। इसे और अच्छे से देखिए कि वहां क्या लिखा है? a - iota b अपॉन a का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर। i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। a - iota b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1 -1 +1। अब इसको एक बार इसके नीचे रखेंगे, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो गया? रियल पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? माइनस का b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने का तरीका हो गया। क्लियर रहा? और उसका इनवर्स निकालने का भी यहां पर आपने देख लिया है।
क्लियर रहा? इसे प्लस लगा के इसे माइनस लगा देते हैं तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो सकता है आसानी से। इसमें और क्या जानना है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है वो आई से रिलेटेड होने वाली है, यानी कि जहां पर आयोटा आ जाएगा वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, आई पर वाले सेक्शन पर चलते हैं और आई पर ध्यान लगाते हैं। ठीक, आई हमने पढ़ा था आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अगर आई स्क्वायर का स्क्वायर हो यानी कि आई की पावर 4 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 का स्क्वायर यानी कि 1। आई स्क्वायर का स्क्वायर -1। अगर मान लो कि आई स्क्वायर की पावर 4 हो तो आप बोलोगे आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी कर दी आपने? 1। ठीक, इसका मतलब आई की पावर अगर 5 हो, आप बोलोगे कि आई स्क्वायर की पावर 2 इंटू आई। देखो आई की पावर 2 2 4 इंटू आई की पावर 1 कितना हो गया? आई की पावर 5 हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 की पावर 2 इंटू आई। -1 की पावर अगर एक इवन नंबर है तो वो 1 आएगा इंटू आई, तो क्या टर्म आ गई? आई। अब इस टर्म को और कैसे देखा जाए? अगर आई की पावर यहां पर 35 है मान लो, तो आप कैसे लिखोगे? आई की पावर 2 की पावर 17, देखो 17 दूनी 34, 17 टू 34, और आई की पावर कितनी है? 35। आई की पावर 1 यहां पर अलग से लिख दो। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 की पावर 17 इंटू आई। -1 की पावर 17 एक ओड टर्म है और -1 की पावर 17 ओड टर्म की वैल्यू -1 ही आएगी। तो -1 इंटू आई, यहां पर एक टर्म बनी माइनस का आई। ये एक आपके सामने एक नया सिनेरियो देखने को मिला। क्लियर रहा? तो आई की पावर 35 की वैल्यू आई है -आई, आई की पावर 5 की आई। तो इस तरीके से आप आयोटा को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू लिखी है z इक्वल्स टू आई या z इक्वल्स टू 3i। इसका मतलब ये है कि यहां पर वो जो दिखा रहा है वो इमेजिनरी पार्ट को दिखा रहा है। उसका रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट उसका 0 है। जैसे कि z इक्वल्स टू 0 प्लस 3i से लिखना चाहिए था, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें a की वैल्यू कितनी है? 0 और b की वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर रहा? ये आयोटा से रिलेटेड जानकारी थी जो हमें देनी थी। इसके बाद अभी हमने और भी थोड़ी सी टर्म पढ़नी है और उस पर ध्यान देना है। मॉड्यूलस, पहला केस। क्या मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में मॉड्यूलस या हाइपोटेन्यूस या रिजल्टेंट, उन तीनों टर्म्स का मतलब लगभग एक जैसा होता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा यहां से चला मूल बिंदु से, यानी कि आपके सेंटर 0,0 चला और वो 3 मीटर ईस्ट चला और फिर 4 मीटर साउथ चला, 4 मीटर नॉर्थ चला, तो उसकी पोजीशन हो गई 3,4, यानी कि वो एक्स एक्सिस पर 3 चला और वाई पर 4 चला। आइडियली वो कितना चला? आइडियली आप बोलोगे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16, आप इसे बोला करते थे 25, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई थी 5। ठीक, ये जो 5 आया करती थी ये क्या आया करता था? इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब इसी टर्म को एक और ढंग से समझते हैं। वो नॉर्थ में ना जा करके वो गया साउथ में। कहां पर? साउथ में। तो इसकी वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई -4। तो ये वाला पॉइंट कोमा कितना है? 3, -4। अगर मैं इस समय भी आपसे उसकी क्या पूछूं, ये पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितनी, आप बोलोगे सर अगेन वही फॉर्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। ये कितना केस बना आपका? 9 प्लस 16 25, और अगेन आपके सामने 5 ही निकल करके आ गया। क्लियर रहा? तो दोनों ही सिनेरियो में आंसर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो 5 ही आई है। वही हम कहना चाहते हैं, यही मॉड्यूलस वाला केस है। इसी को ही हम क्या सोच लें, ये एक्स एक्सिस है जो हमारा रियल पार्ट को दिखा रहा है। ठीक, ये वाई एक्सिस है जो इमेजिनरी पार्ट को दिखा रहा है। ठीक, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अगेन जेड कहां चला? जेड चला a प्लस आयोटा b, जिसे आपने यहां पर 3 प्लस 4i लिखा है।
तो इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? इसका मॉड्यूलस हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी आ गई। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकाला करते थे, वैसे ही आपने क्या निकाल लिया? मॉड्यूलस निकाल लिया है। ये टर्म आपकी यहीं पर होती है। और इसमें और क्या बच रहा है? इसमें एक टर्म और बची है आर्गुमेंट से रिलेटेड, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 5.2, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें एक कंजुगेट वाली एक टर्म और आती है, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। काफी लंबी वीडियो होने वाली है, आई होप सो कि आज की। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट बताओ, कुछ नाम भी है, गेट है कि गेट है, जो भी है देखेंगे। जेड के ऊपर बार लगा हो और इसके a प्लस आयोटा बी का क्या कर दो? साइन बदल दो, बीच से क्या कर दो? a माइनस आयोटा बी। जेड बार क्या हो गया? a माइनस आयोटा बी। कंजुगेट को सोचा कैसे जाए? सीसा रख के। कैसे? सीसा रख के 3,4 यहां पे रख दिया सीसा, यहां पे रख दिया सीसा नीचे की तरफ। इसकी इमेज कहां बन रही है? यहां पर 3,4। ये वाला तो पॉइंट बदलेगा ही नहीं। बदलेगा कौन सा? अगर मैं यहां पर सीसा रखता तो क्या ये वाली दूरी बदल जाती? नहीं बदलती। कौन सी बदलती? ये एक्स एक्सिस वाली बदलती। तो यहां पर अगर पॉइंट बनता तो कितना बनता? वाई एक्सिस पर -3,4, मतलब ऊंचाई उतनी है ये वाला, लेकिन सीसा हमने कहां रखा है? एक्स एक्सिस पर। एक्स इतना ही है, वाई बदल रहा है 4 का -4। तो कंजुगेट का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस को बना लो सीसा और उसकी इमेज बना दो वाई वाले की, तो वो क्या हो गया आपका? कंजुगेट। क्लियर रहा? अब इसमें a प्लस आयोटा बी, a इंटू बी, सबका केस लगा के देख लो। मान लो इसे आप Z1 मानते हैं, मोड Z1, और Z2 मान लिया आपने c माइनस आयोटा डी। आपको अगर Z1 इंटू Z2 निकालना है, इन दोनों के ऊपर का बार निकालना है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे आसानी से। a माइनस आयोटा बी, a माइनस c माइनस आयोटा डी, वो सब हम करवा के आ चुके हैं। जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था वैसा ही हमें यहां पर भी करना पड़ेगा। तो ये हुई हमारे इस एक्सरसाइज से पहले के कॉन्सेप्ट की चर्चा। इसकी आवश्यकता थी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो बच्चे एक्सरसाइज देखने के लिए आए हो, कोई बात नहीं, वो एक्सरसाइज देखो, और क्या कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के बिना एक्सरसाइज का कोई एडवांटेज नहीं रहेगा, याद रख लेना, अगर कॉन्सेप्ट छोड़ दिए तो। चलिए एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक निकालते हैं फटाफट और लेके आते हैं सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस, ये एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी जो चलती है आमतौर पे स्कूल्स में। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चन है और इनको कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b में दिखाना है। ठीक है, सवाल कुछ इस प्रकार से ही है। और क्वेश्चन नंबर 1 है 5i इंटू माइनस का 3/5i, पहला केस। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, और भी लिख लें? नहीं, दो सवाल कर लेंगे। 5i माइनस का 3/5i, इसकी सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। 5i इंटू माइनस 3/5i, 5 से 5 कट गया, i माइनस का 3 इंटू i की पावर 2, i की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? -1। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो माइनस का 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आंसर 3। मतलब रियल पार्ट आया है 3 का। इसको अगर मुझे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिखाना हो तो वैसे तो इसका आंसर 3 आ गया, तो 3 प्लस 0 आयोटा करके मैं लिख दूंगा। इसमें आपको पता भी चल जाएगा रियल पार्ट कितना है 3 और इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका 0। तो यहां से अगर आपसे a और b की वैल्यू पूछी जा रही है वो है 3 और b की वैल्यू है 0। ठीक,
नेक्स्ट केस चलते हैं, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, तो इसको लिखेंगे i की पावर 2 की पावर 4। देखो i की पावर 2 की पावर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पर कितना है 9 इंटू i की पावर कुछ नहीं होती तो i की पावर होती है 1, यहाँ पर कितना है i की पावर 2 की पावर 4 की जगह कितना है 9, क्यों 2 9 जा 18, 18 और 1 19 इंटू i, तो i की पावर 2 की पावर 4, i की पावर 2 कितना होता है -1 की पावर 4 इंटू i प्लस -1 की पावर 9 इंटू i। अब -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 एक इवन नंबर है, देखो बेटे -1 की पावर 4, -1 -1 -1 4 बार -1 आएगा तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 1, यानी कि 4 बार -1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 इंटू आई प्लस -1 9 बार है, यानी कि एक ओड टर्म है, -1 की ओड नंबर बार मल्टीप्लाई होता रहेगा तो क्या आएगा -1 आएगा, -1 इंटू आई, ये कितना आया i माइनस का i कट जाएगा, कितना आंसर 0। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन आएगा आपको अगर लिखना हो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में 0 प्लस 0 आयोटा करके लिखोगे, और a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू भी है 0, तो इसको आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ प्रकार से। क्लियर है? शुरू के 2 सवाल होते हैं, फटाफट आगे चलते हैं और रफ्तार में इन सवालों को अभी निपटा डालते हैं। एक्सरसाइज 5.1 चल रही है बेटे, एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स नंबर कराएंगे, उसके बाद तुम्हें बताइए क्या क्या कराना है हमें। केस नंबर 3 देखते हैं, केस क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है i की पावर -39, इसको भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, ये एक केस दिया हुआ है आपके सामने, इन दोनों को ही a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। एक क्वेश्चन नंबर 3 पर पहले चर्चा करेंगे, a की पावर 39, कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, माइनस है पावर, नीचे लेके आओगे तो 39 हो जाएगा नीचे, और i की पावर 2 की फॉर्म में लेके आओगे तो 19 दूनी 38, 19 या 57, 19 का टेबल याद है, जिसको याद नहीं याद करो, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, 38 यहाँ 39 इंटू आयोटा यहाँ पर चल गया है, आई स्क्वायर की पावर 19, यानी कि कितना आ रहा है -1 की पावर 19 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर 19, -1 की पावर 19 एक और टर्म है, यानी कि माइनस आएगा यहाँ पर 1 अपॉन माइनस का इंटू आयोटा। याद रखना जैसे स्क्वायर रूट को नीचे नहीं छोड़ते, आयोटा को भी बिल्कुल नीचे मत छोड़ देना, वरना तहस नहस हो जाओगे, बेकार हो जाएगा सारा मामला। तो -1 अपॉन आई, इसको हम ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस एक आयोटा, ये माइनस बेटा हम ऊपर लेके गए हैं यहाँ पर, आई इंटू आई, आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, 1 से माइनस कट गया, ये आंसर आ गया आयोटा। तो आपके पास इसका आंसर कितना आया 0 प्लस 1 आयोटा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 0 और b की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 0 1, i का मतलब आयोटा। आंसर आपका पीछे शायद ये दे रखा होगा, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू आयोटा। चलो इसे करते हैं। प्लस वाला सवाल है 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21i प्लस 7i प्लस 7i इंटू आई, i इंटू आई, i की पावर 2, 21 प्लस 21i प्लस 7i, 7i का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो 21 प्लस का 21 और 7 कितना हो गया 21, 7 नीचे 7 21 7 28i, 28i माइनस का 7, तो 21 में 7 का कितना आया 14 प्लस का 28i, ये आपका क्या आ गया, इसको a प्लस बी की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। तो a की वैल्यू हो गई 14 और b की वैल्यू हो गई 28। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और बहुत रफ्तार में चलते हुए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका वो देख लेते हैं जल्दी से। और ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1 माइनस आयोटा -1 प्लस 6 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और ये है क्वेश्चन नंबर 6 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। आगे लिखो या पीछे, वैसे तो आगे लिखना चाहिए पर हमें जरा क्या करें, आदत पड़ रही है। 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक, हाँ ये 5 और 6 नंबर क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 5.1 एक्सरसाइज चल रही है और बहुत धमाकेदार ढंग से चल रही है। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो 1 माइनस आई, माइनस को अंदर भेजा, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस का 6i, 1 प्लस 1 2, माइनस का 1i, माइनस का 6i, माइनस माइनस प्लस का माइनस का 7i। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? अगर और अच्छे से लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे 2 प्लस माइनस 7i। a की वैल्यू आई है आपकी 2 और b की वैल्यू आई है आपकी -7। चलिए ये वाला केस समाप्त होता है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। क्लियर रहा बेटे? हमने रियल वाले पार्ट को एक तरफ लेके गए हैं, इमेजिनरी वाले पार्ट को एक तरफ लेके गए हैं और इसे सोल्व किया है, बस इतनी सी बात है। इसमें भी हम रियल वाले पार्ट को एक तरफ लेके जाएंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक तरफ लेके जाएंगे। 1/5 -4 प्लस 2/5i माइनस, ये बेटा माइनस है तो माइनस यहां लगेगा, एक बार माइनस यहां लगा तो माइनस को मैंने -4 यहां निकाल लिया, एक बार इसमें माइनस लगेगा तो माइनस का 5/2i। ठीक, अब यहां पर एलसीएम ले लो अलग से। 5 एलसीएम लिया, 1 5 4 जा 20 प्लस यहां पर एलसीएम लिया, 5 2 जा 10, आयोटा बाहर निकाल देते हैं, 2 2 जा 4 माइनस का 5 5 जा 25। ठीक, इसको और अच्छे देखते हैं। 1 - 20 माइनस का 19/5 प्लस 4 - 25 कितना हो गया? माइनस का 21/10 आयोटा। तो ये आपका क्या आ गया? इसका रियल पार्ट को हमने सेपरेट किया, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि कुछ ज्यादा बड़ा वाला सिनेरियो चल रहा है, अभी तो कुछ चल ही नहीं रहा, अभी तो मजा ले रहे हैं हम भी कि इतनी अच्छी एक्सरसाइज करने को मिल रही है, जल्दी जल्दी हो रहा है। ए, ये बी, ए प्लस ए और बी आपकी यहां पर आ गए और ये आपने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख भी दी है। तो हमारा मुख्य टारगेट ये है कि हम ए और बी वाले पार्ट को सेपरेट करें। ए है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड और बी है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। 5 और 6 नंबर क्वेश्चन होता है। चलिए केस नंबर 7 और 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 1/3 प्लस 7/3i ब्रैकेट के अंदर है प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, ये होल ब्रैकेट के अंदर है, फिर आया है माइनस का 4/3 प्लस का आयोटा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। इसमें जरा स्पेस कम बचा है वरना उसे भी लिख लेते हैं। पहले इस वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं। पहले रियल वाले पार्ट को 1/3 प्लस 4/4 इसको एक साथ लिख लिया, प्लस आयोटा वाली टर्म को एक साथ 7/3i प्लस 1/3i। ठीक, इनको एक साथ लिख लिया। सिंपल जो रियल वाले पार्ट है उनको एक तरफ सोल्व कर लो, एक बार इसको सोल्व कर लो। 3 1 जा 3 1 प्लस 3 4 जा 12 प्लस इसको एलसीएम लिया 3 7 और 1 8 i माइनस को अंदर भेजते हैं, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस का आयोटा प्लस 4/3 माइनस का आयोटा। 12 और 1 13 13/3 प्लस 8/3i प्लस 4/3 माइनस का आयोटा। ठीक, 13/3 और 4/3 को हम एक साथ लेंगे। 13/3 प्लस 4/3 क्योंकि ये रियल पार्ट है, इन दोनों को एक साथ लेकर चलिए। 4/3 प्लस 8/3i माइनस का i,
13/3 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा बेटे? 13 और 4 17। आप 3 एलसीएम लेकर के करेंगे, 13 प्लस 4 प्लस आयोटा वाली टर्म को बाहर निकाल लीजिए और आपके सामने कुछ कुछ इस प्रकार की टर्म बचेगी, 8/3 माइनस का 1। ठीक, ये आपके इजी से इक्वेशन आ रही हैं। आपको रैशनल नंबर सोल्व करना आना चाहिए, रैशनल नंबर का जोड़ना घटाना ये सब आपको आसानी से आना चाहिए। 13 और 4 17/3 प्लस 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5। 5/3 आई। ये वाला केस जो बना आपका क्या बन गया? 17/3 और 8 में से 3 गया, कितना बच जाएगा? ये 5/3 आई। बेटे यहां पर आपने एलसीएम लिया है 1 और 3 का और उन दोनों को सोल्व करके दिखाया है। 17/3 प्लस का 5/3 आयोटा, ये आपका सिनेरियो चल रहा है। ठीक, आई होप कि आपको एक क्लियरिटी आ रही हो कि इसमें कैसे हम कर रहे हैं। 17/3 प्लस 5/3 तो हमारा ये आंसर आया। एक्चुअली हम अपनी छत पे वीडियो बनाते हैं, मैं दिखाता हूं। यहाँ पे एक हमारी छत है, छोटा सा दरवाजा आ रहा है, ये छत है, तो छत पे हम अपनी वीडियो बनाते हैं। और इस सिनेरियो में हुआ क्या है कि अभी भी हमारे साइड में एक बंदर आ गया और बंदर बिल्कुल यहाँ तक आ गया। हम सोच रहे हैं कि वीडियो को खत्म ही कर ले, जब से भगाएंगे। तो अगर यहाँ से 3 फुट की दूरी पे एक बंदर खड़ा हो तो पड़ा कैसा रहेगा? गजब। तो इसी वजह से वीडियो रुक गई, तो बीच में ही चलो होल्ड करके दोबारा से कन्वर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एडजस्ट हो गया आई थिंक, दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले वाले की तरफ, जो भी चल रहा है आपका। केस नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 माइनस आयोटा की पावर 4। ये टर्म है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इसको आप आसानी से स्क्वायर और स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ करके लिख सकते हैं, जैसे कि 1 माइनस आयोटा की पावर 2, 1 माइनस आयोटा की पावर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्मूले को आप अगेन लगाने वाले हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके सामने बना। दूसरा केस इनटू में है, अगेन वही टर्म a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये दो टर्म आपके सामने बनी। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे? 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर कितना आएगा? i की पावर 2 कितनी होती है? i की पावर 2 -1 होती है, -1 लगाएंगे, माइनस का 2i। ठीक, अगेन 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर का स्क्वायर -1, माइनस का 2i। 1 से 1 कट गया, यहाँ पर भी 1 से 1 कट गया, क्या बचा? माइनस का 2i इंटू माइनस का 2i, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया, 4i का स्क्वायर। i के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 है, 4 इंटू -1, ये आंसर कितना आया? -4 आया। तो इस सिनेरियो को और कैसे देखा जाए? -4 प्लस 0 आयोटा। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है -4 और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 0। तो इसे आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने अगर जा रहे हैं तो प्रॉपर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख करके दिखाइए। ऐसा नहीं कि -4 आंसर आया तो -4 पर ही छोड़ दें, उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं आसानी से। ठीक, चलिए देखते हैं, केस नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वन बाई 3 प्लस 3 आयोटा की पावर 3, तो a प्लस बी की होल क्यूब है ये। क्या? a प्लस बी की होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी की होल क्यूब का। जिसको याद नहीं है वो कम से कम तैयार कर लो।
ए प्लस बी की होल क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये केसेस आपके सामने आ सकते हैं, बहुत बार आएगा, इसलिए इसे हमेशा अपने अंदर दिमाग के अंदर डाल के रखो। a की क्यूब, a की जगह पर है 1/3, 1/3 की क्यूब 3i की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, 1/3 की क्यूब 3 3 होती है 27। देखो बेटे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक, प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27, i की पावर 3, 3 से 3 कट गया, प्लस का 3i इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा। ये सामने आपके सामने निकल करके आया इस जगह से। इस टर्म को और अच्छे से लिख सकते हैं हम चाहें तो 1/27, 27 i की क्यूब को कैसे लिखते हैं? 27 i की क्यूब को अगर आप चाहें तो i स्क्वायर इंटू आई करके लिख सकते हैं, और 3i को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो 3i इंटू 1/3, 3i इंटू 3i, 3i इंटू 3i, 3i इंटू 3i कितना? 9i स्क्वायर हो जाएगा। 1/27 i स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? माइनस का i, -1, तो -1 आ गया बाहर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का 27i, 3 से 3 कटा तो यहाँ पर कितना आया? प्लस का i, यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 3 जा 9 i की पावर 2। इस टर्म को और आगे बढ़ा लेते हैं बेटे। इस टर्म से क्या निकल कर गया है? 1/27 माइनस का 21 7i प्लस का 1i, 27 प्लस 1 माइनस का 26i, और 9i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू -1 माइनस का 9, तो ये केस कितना बना? माइनस का 9। तो हमारे सामने और कौन कौन से सिनेरियो बन रहे हैं? वो बन रहा है एक तो 1/27 माइनस का 9 माइनस का 27 6i। हमने आयोटा वाली एक टर्म ले ली और रियल वाली पार्ट एक तरफ ले लिया। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं केवल रियल वाले पार्ट का। 27 आपने एलसीएम लिया माइनस का 26i, 27 9 जा 9 3 3 होती है 27, 81 243, ठीक 243। तो 1 माइनस 243, 9 की 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। 1 माइनस 243 कितना आया? माइनस का 242/27 माइनस का 26i। ये आपका आंसर निकल करके आया। इसमें a की वैल्यू कितनी है? माइनस 242/27। b कितना है? माइनस का 26i, 26। ठीक, a और b की वैल्यू ये आसानी से आपके सामने जनरेट होकर के आ गई है। आई होप सो कि ज्यादा डिफिकल्ट केस नहीं था, बस आपको फॉर्मूला और आयोटा के जो सवाल है वो लगाने आने चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस पर आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ये देख लेते हैं फटाफट। बेटे सवाल तो मुझे थोड़ा इजी लग रहा है। -2 -1/3 आयोटा की पावर 3 ये वही वाला फॉर्मूला लग गया अगेन, a प्लस बी के होल क्यूब टाइप का फॉर्मूला है। आप इसे कैसे लिखेंगे? मैं इसे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में, 2 + 1/3i का होल क्यूब। अब -1 की पावर 3 को बाहर निकाल लो, -1 की पावर 3 को बाहर निकाल लिया, 2 + 1/3i की पावर क्यूब। -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा? -1 × -1 × -1, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? 2 + 1/3i की पावर 3। तो आप यहाँ a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला चलाइए और इसे सोल्व करिए, और जब आंसर निकल करके आ जाए उस सब में -1 की मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके a प्लस बी के होल क्यूब का अभी भी सवाल करा है, आप उसे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा पक्का। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? या करवा दें? ऐसा करो कमेंट में इसका आंसर लिख करके दिखाओ, नहीं होता तो फिर मैं करवाऊंगा पक्का। ठीक, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये होमवर्क के लिए सवाल हो गया आज का। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.1। तो मैं बताता हूं, एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी। जब इतनी बड़ी वीडियो होगी तो थोड़ी सी और बड़ी करते हैं। तो एक आदमी बड़े कर्जे में फंस गया। किसमें? बहुत सारे कर्जे में फंस गया।
बहुत सारा, इतना सारा, इतना, थोड़ा सा कम करते हैं, इतना कर्जे में फंस गया। अब परेशानी का विषय ये था कि उसने अपने कर्जेदार को, जिससे कर्जा लिया था, उससे ये बोल दिया कि मैं तुम्हारा कर्जा 10 दिन के अंदर अंदर चुकाऊंगा। अब मुद्दे वाली बात ये है कि वो 10 दिन के अंदर चुकाएगा कहाँ से? उसका कर्जा था 10 लाख का और इनकम थी 30,000 मान लो, ठीक। अब 30,000 इनकम में 10 लाख का कर्जा आसानी से चुकाया नहीं जा सकता, कितनी भी कंडीशन लगा ले बिल्कुल नहीं चुक सकता, ठीक। तो अब उसे 10 महीने बोल लेनी चाहिए थे या 6 महीने बोल लेनी चाहिए थे, और 6 महीने की बात बड़ी मुश्किल में फंस गई। तो अब उसका क्या सिनेरियो बन सकता है कि वो उस कर्जे को कैसे चुकाए? तो कर्जा चुकाने का प्रोसीजर ये है कि आप अपने कर्जेदार को, जिससे आपने कर्जा लिया है, तो उसे एक स्पष्ट तारीख दें। तारीख क्या होती है? एक लंबी तारीख दें, छोटी तारीख बिल्कुल ना दें। आप अपनी इनकम का लगभग 25%, 30% या 20% ही अपने हिस्से का कर्जे में चुकाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि आप 30,000 कमा रहे हैं, तो 30 का 20% कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6,000 रुपये महीने का या 7,000 रुपये महीने का वो ब्याज किसी का कर्जा दे सकता है। इससे ज्यादा नहीं चुकाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर उसके ऊपर 1 लाख का कर्जा है तो कितने दिन में चुकाएगा वो? उसी सिनेरियो के हिसाब से 6,000 करके वो आसानी से निकाल सकता है। ना उसके घर पर दबाव आएगा, ना ही किसी और चीज पर। यही बात बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। अगर मान लो कि बहुत सारा पुराना सिलेबस फंस गया है और हो नहीं रहा है, तो उसका क्या समाधान निकलेगा? बहुत आसान है। हम हर रोज उस सिलेबस का 20% करेंगे। मान लो कि 10 चैप्टर पर से 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में हर चैप्टर के हिसाब से 100 सवाल हैं, तो 100,000 सवाल आपके सामने पड़े हैं मान लीजिए। तो आप उसका 20% यानी कि 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 200। 200 सवाल हर रोज तो कर नहीं सकते, लेकिन महीने में तो 200 सवाल कर ही सकते हैं। तो साल के या 6 महीने, 7-8 महीने में आपके वो 1000 सवाल हो जाएंगे, ठीक। तो बड़े बर्डन को दूर करने का तरीका और कर्जे से बाहर निकलने का तरीका दोनों लगभग एक जैसे ही है। पढ़ाई और एजुकेशन और फाइनेंस लगभग एक जैसे सिनेरियो में आ जाती है। कैसा लगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और सवाल हम लिख लेते हैं जल्दी से। सवाल है 4 - 3i। क्वेश्चन नंबर 11, 4 माइनस का 3i। ये मान लीजिए कि आपने z लिखा, क्या? z इक्वल्स टू 4 - 3i। अगर आप z इनवर्स निकालना चाहते हैं, यानी कि 1/z निकालना चाहते हैं, हालांकि z को नीचे लिखते नहीं है, पर फिर भी अगर आप 1/4 - 3i निकालना चाहते हैं, तो इसके अपोजिट साइन की रैशनलाइजेशन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो करते हैं आप, है ना। तो ऊपर आया 4 + 3i और नीचे जो फॉर्मूला बनना है वो a + b और a - b का फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक। तो ये वाला केस कितना बना? 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 या 9 i का पावर 2। 4 + 3 आयोटा अपॉन 16, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो माइनस देखो 16 - 9 इंटू -1, -1 यहां आ गया। 16 + 9 कितना आया? 16 + 9। तो यहां पर आपके सामने 16 + 9 लिखा हुआ आएगा। 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। इसको और अच्छे से देख सकते हैं आप चाहें तो, 4/25 + 3/25i। तो a आपका कितना आ रहा है? 4/25। b कितना आ रहा है? 3/25। ये दो सिनेरियो आपके सामने बन करके सामने आए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वो है z इनवर्स। क्या होता है? 1/z। ऊपर नीचे z की मल्टीप्लाई कर दो, z के बार की मल्टीप्लाई कर दो। z का बार याद है? अभी भी कंजुगेट पढ़ा था, a + आयोटा b का कंजुगेट, a - आयोटा b, वही था। ये z mod z क्या आ रहा है? mod z का स्क्वायर आ रहा है। तो z और mod z मॉडुलस याद है? a + आयोटा b का मॉडुलस √a² + b², वही केस है। अगर मान लीजिए
इसका इनवर्स ही आ रहा है, तो देखो जरा इसका मैं निकाल के दिखाता हूं डायरेक्टली। बार क्या होगा 4 + 3i, ठीक। मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना आ गया, मॉड्यूलस कितना आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो 4 + 3i अपॉन √4 का स्क्वायर 16 + 9 4 + 3i अपॉन 25। कुछ रह तो नहीं गया, कंफर्म। स्क्वायर रूट में नहीं है, ये स्क्वायर है बेटे, यहाँ पे पावर ऊपर लगी हुई है ना। तो ये आया आपका 25। कैसा लगा, ये डायरेक्ट हिट फॉर्मूला है, तो हमें इतनी मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए ये दो सिनेरियो आपने यहाँ पर इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के देखे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। √5 + 3 आयोटा, इसका मैं फॉर्मूला लगा करके करता हूं। क्या लगा करके, फॉर्मूला लगा करके करते हैं। जेड के ऊपर बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर, मतलब मॉड्यूलस का स्क्वायर। इसका मॉड्यूलस कितना है, ये जेड है मान लो, तो इसका मॉड्यूलस आप कैसे निकालोगे, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आ गया, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9। √5 का स्क्वायर 5 ही आएगा। √5 का स्क्वायर देखो, √5 का स्क्वायर √5 × √5 5 आएगा बेटा, याद रखना। 9 और 5 कितना आ गया, 14 आ गया, वो भी स्क्वायर रूट में। ये मोड जेड आया है, अगर मोड जेड का स्क्वायर में आपसे पूछूंगा तो कितना आएगा, 14 का स्क्वायर √14 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। क्लियर रहा। जेड का कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट यानी कि बीच वाले साइन को बदल दो। √5 - 3 आयोटा अपॉन 14 लो, तो √5/14 - 3i अपॉन 14, ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले जैसे लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो बना इस तरीके से, जिस तरीके से अभी हमने किया, तो ये कैसा तरीका था, ये है डायरेक्ट हिट करने वाला, ठीक। एक है वही वाला रैशनलाइजेशन टाइप मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 12 कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 13, माइनस का i, जेड की इतना दे रखा है माइनस का i, यही है ना माइनस i, ये -1 लिख रखा है। माइनस का i मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि जेड इनवर्स निकालना है आपका 1 अपॉन माइनस का i, तो ऊपर नीचे i की ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो i ऊपर आया अपॉन -1 इंटू i का स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया i। देखो कितना आ गया आंसर, i आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक काफी इजी केस था और आई होप सो कि एक्सरसाइज बहुत जल्दी से ही खत्म होने वाली है। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, उन बच्चों तक शेयर करें जो IIT JEE की या किसी बड़े से कंपटीशन एग्जाम की, बिट्स की या किसी और चीज की भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए चैनल बहुत जबरदस्त होने वाला है आने वाले समय में। तो शेयर करें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, ठीक। चलिए लास्ट केस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Express the following expression into a plus iota b. Express the following expression into a plus iota b. थ्री प्लस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5 अपॉन √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस √2i, बस ये केस है। चलिए देख लेते हैं इस सवाल को भी। ये मुझे उतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा जितना डिफिकल्ट ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सवाल अपने आप कोशिश करेगा कि एक्सट्रीम लेवल पे जितना डिफिकल्ट हो सकता है उतना डिफिकल्ट दिखा दे, लेकिन सत्यता यह है कि उसको सोल्व होना ही है। सवाल बना किस लिए, सोल्व होने के लिए। और उसे सोल्व कौन करता है, बच्चों की 3 कैटेगरी में से सबसे अच्छी वाली कैटेगरी। एक होता है नादान बालक, एक होता है होशियार बालक,
एक होता है होशियार से भी ज्यादा होशियार बच्चा। 11th 12th में नादान और होशियार चल सकते हैं, आईआईटी के केस में होशियार से भी ज्यादा होशियार बनना पड़ेगा अगर आपको आईआईटी वाकई में करनी है तो होशियार से ज्यादा होशियार बनते हैं प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ प्रैक्टिस। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं पहले, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस i स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 i स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है -1 इंटू 5, -1 प्लस का 5, 9 और 5 14। तो ऊपर वाली टर्म का जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया 14। नीचे वाली टर्म को भी देख लेते हैं, √3 प्लस √2i, माइनस को अंदर भेज देते हैं, √3 माइनस माइनस प्लस √3i, √3 से √3 कट गया, यहाँ पे √3 है √2 है, √2 है, यहाँ पे √2 है बेटे, √2i, तो √3 से √3 कट गया और √2i बच गया। देख लें सवाल तो ठीक तरह है, कभी गलत ना हो जाए, बस √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस √2i, ठीक है। तो √2i प्लस √2i, नीचे बचा आपका 2√2i। ये केस बना गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब इस पूरी इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं जैसे हमें लिखना चाहिए। ऊपर वाली टर्म का सॉल्यूशन कितना आया है 14, नीचे वाली टर्म का 2√2i, ठीक। 2 7 जा 14, तो हमारे पास क्या क्या केस बना है 7/√2i। हमने पहले कहा था ना तो रूट वाली टर्म को नीचे छोड़ सकते हैं ना आई वाली टर्म को, दोनों को ही ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो दोनों को ही ऊपर लेके जाने के लिए ऊपर भी √2i से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी √2i से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बचा 7√2i अपॉन √2 इंटू √2 2, i इंटू i का स्क्वायर, i का स्क्वायर कितना होता है -1, तो 7√2i अपॉन i का स्क्वायर -1 यहां ले आओ, माइनस का 2, तो ये वाला सिनेरियो जो बना वो बन रहा है 7√2 अपॉन माइनस में अपॉन 2i। ये आपका आंसर निकल करके आया। अब इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं 0 माइनस 7√2 अपॉन 2 आयोटा। a की वैल्यू कितनी आई है 0, b की वैल्यू कितनी आई है 7√2 अपॉन 2। कितना आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये केस क्लियर हुआ हो। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है, हम बहुत ही जल्द एक्सरसाइज 5.2 की तरफ चलेंगे। उससे पहले आप इन सभी सवालों को ध्यान से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, और 5.2 पर जाने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट ही हम 5.2 पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।